हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य देखो क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आएगी। देखो, मैंने कहा था आपसे कि जो ए है वो कन्वर्ट होता है बी में, सपोज किया, और बी कन्वर्ट होगा ए में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ से ये बनता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ से ये बनता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ से ये बनने की जो अग्र अभिक्रिया की दर है, इसको बोलते हैं वेग, अग्र अभिक्रिया वेग। और यहाँ से ये बनने की जो स्पीड है, वेग है, इसको बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया वेग। अब मैंने आपसे कहा था कि साम्य अवस्था के अंदर अग्र अभिक्रिया वेग और प्रतीप अभिक्रिया वेग दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस अग्र अभिक्रिया वेग को हम लिख सकते हैं RF, मतलब रेट ऑफ फ्रंट रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया वेग ये बराबर होता है साम्य अवस्था में किसके? RB, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB, दोनों बराबर होते हैं साम्य अवस्था में। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट इसकी सांद्रता ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, शुरू में इसकी सांद्रता ज़्यादा रहती है क्योंकि ये तो जीरो रहता है, शुरू में ये तो जीरो रहता है, उत्पाद तो बना नहीं ना, और ये अणुओं की संख्या ज़्यादा है। अब ये अणु धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पे सांद्रता बढ़ती जाएगी, यहाँ पे सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के अंदर जो है RF, इसका वेग क्या होता है? अधिक, और समय के साथ साथ इसका क्या हो जाता है? वेग धीरे। और शुरू में जो RB होता है इसका वेग होता है कम, और समय जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे इसका वेग क्या होता है? अधिक। तो अगर इनमें हम ग्राफ बनाए दोनों में, अग्र अभिक्रिया वेग और प्रतीप अभिक्रिया वेग के अंदर, तो ग्राफ जो बनेगा दोनों को मैं एक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइम ले लिया और यहाँ पे वेग ले लिया। तो जो क्रियाकारक है वो तो उसकी सांद्रता कम होगी, यानी वेग भी कम होगा समय के साथ साथ। तो देखिए वेग कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और जो उत्पाद है उसका जो है उत्पाद जो है उसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो वेग भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगा। तो देखो ये बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का वेग, अग्र अभिक्रिया वेग और प्रतीप अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है कि नहीं? यानी ये दोनों रेखाएं मिल गई। इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो आया है, इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? साम्य, ठीक है कि नहीं? साम्य। ये साम्य अवस्था में आ गई अब अभिक्रिया। ये तो था RF और ये था RB, यानी यहाँ पे ये दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक है। तो ये साम्य रासायनिक साम्य का ग्राफ हो गया। अब हम साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करते हैं। साम्य अवस्था स्थिरांक के अंदर देखिए क्या है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की गति अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है कि नहीं? मान लीजिए कोई अभिक्रिया है AB, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई अभिक्रिया है A + B = C + D बना रहा है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अग्र अभिक्रिया के वेग की गति क्या हो जाएगी? A और B के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो KF आ गया, साम्य अवस्था स्थिरांक। प्रतीप अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? समानुपाती CD, C और D का सक्रिय द्रव्यमान, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? KB, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB लगा देंगे। अब ये क्या है? KF और KB वेग नियतांक है। साम्य अवस्था में ये दोनों क्या होते हैं? RB और RF बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर दिया इस समीकरण में। दोनों ये जो ऊपर वाले समीकरण है ये और ये, इन दोनों को बराबर कर दिया साम्य अवस्था में। और KF और KB क्या है? साम्य अवस्था स्थिरांक K है, तो ये K बराबर क्या हो गया? CD/AB, यानी
उत्पादों की सांद्रताओं का सक्रिय द्रव्यमान बटे क्रियाकारकों की सांद्रताओं का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पे जो K है वो एक साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। इसको हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, Kc और Kp में। Kc और Kp में अगर हम सांद्रता के अकॉर्डिंग यानी सांद्रण के अकॉर्डिंग गणना कर रहे हैं तो हम इस K को Kc लिखेंगे, और आंशिक दाब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस K को हम लिखेंगे Kp। ये जनरली गैस के लिए यूज होता है, ये जनरली द्रव पदार्थों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बता दिया आपको इसने, 2HiH2I2 बन रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हम जब इसको लिखेंगे तो उत्पाद बटे क्रियाकारक HiH2/I2, तो HI का स्क्वायर लगा दिया 2। क्यों? क्योंकि इसके दो अणु हैं। देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो HI के दो अणु हैं। तो जो अणुओं की संख्या तो पावर में जाती है, पहले ही बता चुका मैं आपको, ये पावर में जाती है हमेशा, ध्यान रखना है ना। आगे देख लेंगे और बता दूंगा, अभी नेक्स्ट यही है। और Kc का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अभिक्रिया मान लीजिए ये हो A, B, B, C, C और D। यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है, ये जो स्मॉल लेटर है, ये स्मॉल लेटर प्रदर्शित करता है किसको? अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को, ठीक है कि नहीं। ये किसको प्रदर्शित करेगा? अणुओं की संख्या को। और अणुओं की संख्या को हमें कहाँ लिखना है? अणुओं की संख्या को हमें लगना है घात में लिखना है। तो यहाँ पे समीकरण बन जाएगा, देखिए ये समीकरण देखिए, फिर ये सूत्र Kc बराबर C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B आ गई। अणुओं की संख्या अपन ने घात में लगा दी। अब रियल अभिक्रिया अगर देखें, जैसे एक एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है कि नहीं, 4NH3 प्लस 5O2 क्या बना रहा है? 4NO प्लस 6H2O। तो अब अगर अपन इस समीकरण के अकॉर्डिंग इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए Kc बराबर उत्पाद क्या है यहाँ पे? NO, तो NO की पावर आ जाएगी 4, फिर क्या है? H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा H2O और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 6 अणु बन रहे हैं, 6 पावर आ जाएगी अपॉन NH3 की पावर लग जाएगी 4 क्योंकि 4 अणु हैं, और O2 की पावर लग जाएगी 5। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और सांद्रता अगर दी हुई हो तो हम गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए आप, यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उलट दिया जाए, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है अगर उसको हम पलट दें तो जो नया समीकरण बनेगा वो नया समीकरण का जो साम्यावस्था स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्यावस्था स्थिरांक के गुणनफल के हमेशा 1 होगा। दोनों का गुणनफल 1 होगा। मतलब मान लीजिए पुराना साम्यावस्था स्थिरांक Kc1 है और नया साम्यावस्था स्थिरांक क्या है? Kc2। तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा 1 आएगा, इसका मान हमेशा 1 आएगा। ये देखो अभिक्रिया, ये है H2 प्लस I2, 2Hi बन गया, Kc1 हो गया इसका साम्यावस्था स्थिरांक। अब इसी अभिक्रिया को अपन ने पलट दिया, उत्पाद पहले लिख दिया और क्रियाकारक इधर आ गया, यानी उत्पाद लेके क्रियाकारक बना रहे हैं, तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक हो गया Kc2। देन इन दोनों का गुणनफल 1 होगा हमेशा, और यहाँ से अपन अगर मान दे रखा हो तो अपन निकाल सकते हैं Kc1 बराबर Kc2 1/Kc2, और यहाँ पे Kc2 बराबर 1/Kc1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आप, समांग साम्यावस्था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। समांग साम्यावस्था का मतलब है कि क्रियाकारक और उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। जैसे कि यहाँ पे ये गैस है N2, यहाँ पे ये H2 भी गैस है, यहाँ पे NH3 भी क्या है? गैस है। तो तीनों की भौतिक अवस्था देखो समान है, गैस है, तीनों गैस हैं। तो इस अवस्था में ये जो साम्यावस्था है तो इसको बोलेंगे समांग साम्य अवस्था। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अपन जो है बता सकते हैं। आगे देखिए, गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक। गैसीय जो निकाय है इसके अंदर साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करेंगे Kp। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर गैस हम लेंगे तो गैस के अंदर क्या होता है? ये Kp लिखेंगे, इसको K को क्या लिखेंगे? Kp। आगे बात समझे?
तो यहाँ पे देखिए इसको अपन Kp लिखा तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो है गणना करते हैं। आदर्श गैस समीकरण आप सब लोग जानते हो, आदर्श गैस समीकरण आप सबको पता है, PV बराबर nRT होता है। यहाँ से अपन देखो PV बराबर nRT होता है, तो यहाँ से P निकालूंगा तो ये V अपॉन में चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा N/V/RT, यस या नो, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम N/V जाने तो हमें पता है N/V मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन क्या होता है, C होता है सांद्रता। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे P बराबर CRT। और R का मान आप जानते हो गैसीय स्थिरांक से लिया गया है, पिछले चैप्टर में बताया था आपको 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये यहाँ पे स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। तो सांद्रण के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर गैस का दाब। तो यहाँ पे Kp अपन ने निकाला, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए HI का स्क्वायर लगा देंगे, H2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। यहाँ पे सबके आगे P लगा दिया, क्यों, क्योंकि दाब के अकॉर्डिंग गणना कर रहे हैं ना अपन, इसलिए, ठीक है कि नहीं। तो समीकरण नंबर 3 के अंदर, ये समीकरण नंबर 3 है, इसके अंदर अगर अपन इस समीकरण से अगर अपन इनके मान निकालेंगे तो यहाँ पे ये P किसका दाब निकालेंगे, पहले HI का निकाल लेते हैं। तो PHI बराबर क्या हो जाएगा HIRT। ये जो C है ना, इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, HI लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो C है ना, इसकी जगह लिखा है, देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये C है, ठीक है कि नहीं। ये इस C की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो HI लिखा है। C का मतलब क्या है यहाँ पे, सांद्रता, और इसका भी मतलब क्या है, सांद्रता, ठीक है कि नहीं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता हो गई है, तो हमने इस C के अंदर समीकरण नंबर 3 में C की जगह हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता लिखकर अपन ने समीकरण बना दिया HIRT। इसी तरीके से H2 के लिए क्या हो जाएगा H2RT, और I2 के लिए क्या हो जाएगा I2RT। ये तीनों मान यहाँ रख देंगे, देन क्या बन जाएगा समीकरण, तब आपका समीकरण बन जाएगा ये। RT से RT कट जाएगा, देखो RT से RT कट जाएगा, ये 2 RT है, नीचे ये RT और ये RT कट गया, बचा क्या आपका Kc बराबर HI2/H2I2, ठीक है कि नहीं। अतः Kp और Kc क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे ये मान आया, इसको आप ये कर लीजिए Kp, ठीक है कि नहीं। ये Kp का मान आया, और पीछे देखो इस मान को देख लो अच्छे से, Kp का मान क्या है HI2/H2I2, और अब Kc का मान देखो आप, Kc का मान भी अपन ने यही निकाला था, देखो ये रहा, ठीक है कि नहीं। दोनों मान सेम है कि नहीं, दोनों मान सेम है कि नहीं। तो ये इसीलिए कह रहा है कि Kp बराबर Kc होता है। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ हो। देखो ये लिखा हुआ है, अभिकारक व उत्पादों के कुल मोल समान हो, वो समान हो तब तो ये हो जाएगा, कुल मोल समान नहीं हो तब ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ तो कुल मोल समान है, देखो अभिक्रिया के अंदर आप H2 का 1 मोल, I का 1 मोल, तो क्रियाकारक के मोल कितने हो गए 2। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल बराबर 2 मोल, दोनों बराबर है, यानी परिवर्तन हुआ नहीं। डेल n बराबर क्या हुआ है, 0 हुआ है यहाँ पे। तो जब डेल n बराबर 0 होगा तब तो जो है Kc बराबर Kp होगा, ठीक है कि नहीं। अगर ये 0 नहीं आता है तो बराबर नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो N2, ये 3H2, मतलब एक अणु H2 का और 3 अणु हाइड्रोजन के कितने हो गए 4। और उत्पाद के अंदर देखो अमोनिया के 2 अणु बन रहे हैं, तो 2, तो ये तो 4 है, ये 2 हैं, तो 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, अर्थात डेल n बराबर कितना आया, -2 आया। तो इसमें जो है बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर नहीं होगा। आप निकाल सकते हो, देखो ये मान रखा, तो मान रखने के बाद में ये ऊपर वाला RT, नीचे तो है ही नहीं RT, तो कटेगा नहीं, तो ये RT -2 ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जब ये गुणा होगा तब जाके बराबर हो रहा है, ये है कि नहीं, वैसे बराबर नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। नोट देखिए यहाँ पे ये है, Kp का मान ज्ञात करते समय दाब का मान बार में लेना चाहिए। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है माइनस में, और 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है।
और अगर इनके मात्रकों की बात करें, साम्यावस्था स्थिरांक में इनके जो मात्रक हैं इनकी अगर हम बात करें तो केसी का मात्रक क्या होता है? केसी तो अपन ने बोला था, मैंने सांद्रता के अकॉर्डिंग गणना करते हैं और इसकी पावर लग गई डेल एन, यानी कि मोलों की संख्या में परिवर्तन। और सांद्रता की जो मात्रक होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे अपन ने रख दिया मोल प्रति लीटर डेल एन। और अगर दाब के लिए लें केपी, तो दाब को तो मैंने कहा था बार में, तो आप ये यूज कर लो, ये वाला मात्रक यूज कर लो, बार में लेना सही रहता है। तो बार की घात डेल एन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर डेल एन बराबर 0 है तो कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? और अगर माइनस, अगर प्लस, +2, -1, -2 अगर है तो मात्रक हो जाएगा, पावर लग जाएगी डेल एन की जगह। देखो जैसे इस अभिक्रिया में देखो PCl5 1 मोल है, ये कितना मोल? 1 मोल, और ये भी 1 मोल। उत्पाद में कितना मोल आया? 2 मोल। तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, अर्थात डेल एन बराबर क्या आ गया? डेल एन बराबर 1 आ गया। तो यहाँ मात्रक लिख दीजिए आप, मोल प्रति लीटर पावर 1 है कि नहीं? अगर इसको बार में लिखेंगे तो बार की पावर 1। इसी तरीके से -2 का एग्जाम्पल है, -2 पावर लग जाएगी, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से अपन पावर मात्रक यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम विषमांक साम्यावस्था की बात करेंगे।